2 मई को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले हैं और आज क्योंकि मतदान का आखिरी दिन है तो आज सभी चैनल अपने अपने एग्जिट पोल निकालेंगे। दरअसल एग्जिट पोल के मायने क्या होते हैं? एग्जिट पोल ये बताता है कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं और ख़ास तौर पर बहुत सारे नेता जो सत्ता पक्ष के होते हैं किसी भी पार्टी के हों वो एग्जिट पोल को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि जब 3 दिन का जो गैप बचेगा यानी 28 से लेकर 2 मई के बीच में वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनमें एक संदेश रहे कि उनकी पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसलिए हर पार्टी का व्यक्ति जो है वो एग्जिट पोल को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहता है और टीवी के जरिए एक छवि पेश की जाती है कि नहीं हमारी सरकार बन रही है और इस तरीके से एग्जिट पोल कंडक्ट किए जाते हैं। तो इन 5 राज्यों में से असम में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस की सीधी फाइट है और बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी की सीधी फाइट है। इसके अलावा तमिलनाडु में AIADMK और DMK है। पुडुचेरी क्योंकि एक यूटी है, वहाँ का ज़्यादा महत्व नहीं है, वहाँ जो नतीजे आएंगे वो अपने आप में अलग होंगे। लेकिन इन सब के बीच में असम में सब और बंगाल में सबसे ज़्यादा स्टेक बीजेपी का लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे है वो क्या कहता है। दरअसल इन 5 राज्यों के चुनाव में केरल में कांग्रेस ने अपना पूरा फोकस लगाया। राहुल गांधी ने 3 दिन जाके रैली की, उसके बाद प्रियंका गांधी गई और जो इंटरनल सर्वे है वो ये कहता है कि कांग्रेस केरल में बहुत नज़दीक है, यानी 50-50 है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। दरअसल राहुल गांधी के लिए केरल जीतना इतना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो इस बार वायनाड से सांसद हैं और अगर केरल भी आप हार जाते हैं तो एक संदेश जाएगा कि जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ आप हार जाते हैं। दरअसल इस बार केरल में कांग्रेस ने 45 सिटिंग MLAs की टिकट काटी और 45 नए युवाओं को टिकट दिया गया जो कि आम घरों के बच्चे हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। दूसरा बड़ा फैक्टर वहाँ पे है कि रमेश चन्नीथला और ओमन चांडी 2 बड़े नेता हैं और तीसरे नेता हैं KC वेणुगोपाल जो कि दिल्ली में राहुल गांधी के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। ओमन चांडी और रमेश चन्नीथला ने हाथ मिलाया और ज़्यादातर टिकट वो ले गए, लेकिन इस बात को लेकर आपत्ति रही कि कहीं ऐसा ना हो कि KC वेणुगोपाल क्योंकि राहुल गांधी के नज़दीकी है उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो ये एक फैक्टर होगा अगर कांग्रेस केरल हारती है तो। दूसरा बड़ा फैक्टर, दूसरा राज्य है जिसकी बात करते हैं वो है असम। असम में कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। इस बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई कि आप ये चुनाव लड़वाएंगे। भूपेश बघेल ने उस केरल में अपने 700 लोग छत्तीसगढ़ के बैठाए, मैनेजमेंट किया और सभी सीटें आइडेंटिफाई करके लगभग 70 के आसपास सीटें आइडेंटिफाई की और उनके ऊपर काम करना शुरू किया। अब केरल का सर्वे क्या कहता है? दरअसल जो अपर असम है जहाँ पे टी गार्डन है उस इलाके में कांग्रेस को अनुमान है कि वहाँ 18 से 20 सीटें इनको मिलने वाली हैं। दूसरा है जो मिडिल असम है, बराक वैली है, बराक वैली में 20 से 22 सीटें कांग्रेस और उसके अलायंस यानी बोडोलैंड और अजमल बदरुद्दीन की पार्टी को मिल सकती है। और तीसरा इलाका है लोअर असम जहाँ पे 27 से 30 सीटें असम में कांग्रेस को मिलने का अनुमान है, यानी कुल मिलाकर 67 सीट से लेकर 72 के बीच में कांग्रेस को वहाँ सीटें मिल सकती हैं। कुल सीटें असम में 126 हैं और इसीलिए कांग्रेस ने लगभग 20 दिन पहले अपने MLAs को और उम्मीदवारों को राजस्थान जयपुर शिफ्ट कर दिया था। उनको इस बात का डर था कि कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह जिनके MLAs को यानी बनने से पहले ही हाईजैक ना कर लें। तो कांग्रेस इतनी आश्वस्त थी कि हम जीत जाएंगे, इसलिए उन लोगों को जयपुर शिफ्ट कर दिया था। लेकिन जब कोरोना की सेकेंड वेव आई तो उनको वापस असम भेज दिया गया। तो केरल में 50-50 और असम में पूर्ण बहुमत की सरकार असम में कांग्रेस की बन सकती है, ऐसा कांग्रेस का इंटरनल सर्वे कहता है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कांग्रेस का समझौता DMK के साथ है। स्टालिन वहाँ के नेता हैं। AIADMK तब से कमज़ोर हो गया जब से वहाँ की नेता जयललिता का देहांत हो गया और अब कहा जा रहा है कि वहाँ पे हालांकि कांग्रेस के पास 25 ही सीट है लेकिन DMK की सरकार कांग्रेस अलायंस के साथ बनने जा रही है। अब बात बनी बंगाल की। बंगाल में बीजेपी का पूरा स्टेक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कई बार पहले भी बताया, आज फिर कह रहा हूँ और कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि जब तीसरी वेव कोरोना की आई थी, जो दूसरी वेव आई थी तो तीसरी फेज़ का चुनाव हो चुका था, तब से लेकर 5 फेज़ बचे लेकिन बीजेपी ने वहाँ अपनी रैलियाँ बंद नहीं की, जिसका खामियाजा उनको वहाँ भुगतना पड़ सकता है। तो हमारे हिसाब से जो आज जो एग्जिट पोल आएगा, टीवी में आपको पता है सरकार किसकी बनेगी, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब जानते हैं कि आज एग्जिट पोल में क्या आएगा। लेकिन
हमारे हिसाब से कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वे में असम में सरकार बन सकती है, पूर्ण बहुमत आएगा। 67 से 72 के बीच में सीट आने की संभावना है। तीनों ही असम के जो इलाके हैं, अपर असम, लोअर असम और मिडिल असम में, उनमें हमने आपको पूरा एक गणित बताया है। इसके अलावा केरल में 50-50 है, चांसेस हैं, लेकिन केरल में एक अच्छी बात यह है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, कोई नेता महत्वपूर्ण नहीं है। केरल में संगठन मजबूत है, दोनों ही पार्टियों का, लेफ्ट का भी और कांग्रेस का भी। वहाँ किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी आप चुनाव लड़ा सकते हैं, क्योंकि उनका संगठन वहाँ काम करता है, तो वहाँ व्यक्ति की महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो 45 लोगों की टिकट काटी है, हो सकता है ये कांग्रेस के फायदे में चला जाए, क्योंकि 45 लोगों की टिकट काटना अपने आप में एक बड़ी बात है। इसी तरीके से पौंडीचेरी में राहुल गांधी ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर नारायणसामी की टिकट काट दी थी और एक बड़ा संदेश दिया था कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो मैंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर टिकट काट दी। मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में कभी नहीं सुना कि किसी चीफ मिनिस्टर की टिकट काट दी गई हो, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने टिकट काटी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि असम, केरल और तमिलनाडु में कांग्रेस काफ़ी आशावादी है। उनका इंटरनल सर्वे कहता है कि उनकी सरकार वहाँ बन सकती है, खासतौर पर असम में। और असम कांग्रेस अगर जीतती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि सिर्फ वहाँ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर और हेमंतो बिस्वा शर्मा की आपसी झगड़े के कारण ही कांग्रेस वहाँ जीतेगी। लेकिन इसका श्रेय जाएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जिन्होंने अपने पूरे रिसोर्सेज, अपने लोग और अपनी पूरी ताकत वहाँ झोंक दी थी और डोर टू डोर कैंपेन भी किया था। तो अब इंतज़ार कीजिए 2 मई का, एग्जिट पोल ज़रूर देखिएगा और आप समझ रहे होंगे कि उसमें क्या आने वाला है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि उसमें क्या आएगा। सरकार उन्हीं की बनेगी जिनकी वो बनाना चाहते हैं। 2 मई से पहले की सरकार उनकी बन जाएगी जो जिनकी वो बनाना चाहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अपना दिमाग लगाइएगा और सोचिएगा कि इंटरनल सर्वे क्या है, एग्जिट पोल क्या है, ओपिनियन पोल क्या है, इन सबको समझने की ज़रूरत है। इन सबको अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया जाता रहा है और जाता रहेगा।